बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 16 और 17 सितंबर की दरमियानी रात क्या हुआ, जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात क्या हुआ और इतने रोज़ बाद ये ख़बर क्यों जारी की गई। मुलाकात का अहवाल भी मैं आपको बताऊंगा कि उस अहम मुलाकात में क्या हुआ, अंदरूनी कहानी क्या है। और अपोजिशन ने ना तो इस मुलाकात के बारे में बताया ना किसी और ने बताया, और अब आज ये खबर जब सामने आई तो बहुत ये हैरान कुन थी बहुत से लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि अगर आप मेरे ट्विटर के ऊपर जाएँ तो 15 सितंबर को 15 को, हाँ डेफिनेटली 15 को, मैं भी आपको बता देता हूँ कि मैंने 15 को एक ट्वीट रीट्वीट की, और ये ट्वीट थी अवैस कियानी साहब की। 6:55 पे ये ट्वीट थी और मैंने इसको रीट्वीट किया 15 सितंबर 2020 को। ट्वीट यह था कि पार्लियामेंट में कल FATF की तमाम तर कानून साजी मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद में एक अहम इशाइये का अहतमाम किया गया है, जिसमें यह है कि इम्कान था कि प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे, लेकिन ज़्यादा इसमें यही था कि पार्लिमानी रहनुमा जाएंगे। यही वो मीटिंग थी जिसका आज जिसकी खबर आई है, यानी आज 21 सितंबर को आई है, लेकिन 15 को मैंने ये ट्वीट रीट्वीट किया जब एक दोस्त ने वो खबर दे दी थी। मुझे भी ये खबर पता चल गई थी। फिर आपको ये भी याद होगा कि मैंने एक वीडियो की जिसमें मैंने आपको बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, वहाँ पर भारत उस इलाके को बहुत टारगेट कर रहा है, और उसी वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ और भी फैसले हो रहे हैं, लेकिन वो जब हमारे इदारे समझेंगे कि वो मंत्री आम पर खबर लानी है तो फिर ही हमें वो खबर देनी चाहिए और बात करनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद ये खबर भी आ गई कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां पाकिस्तान का सूबा बनाया जा रहा है। और उसके बाद फिर एक और चीज़ आप देखेंगे, कल शाम को जब मैंने अपनी एक वीडियो की उसमें मैंने एक जुमला बोला था। मैंने कहा था कि अभी तो एक जगह से जहाँ से ये खाना खा कर आए थे वो खाना हज़म मुकम्मल नहीं हुआ होगा, जहाँ से ये खाना खा के आए थे वो नमक इनके जिस्म में मौजूद होगा, और उसके बावजूद ये उन्हीं को पड़ गए हैं और उनके खिलाफ इस तरह के बयानात दे रहे हैं। उस वक्त भी मेरा इशारा इस मुलाकात की तरफ था। लेकिन होता यह है कि जब हमें हमारे सोर्स इस तरह की खबरें देते हैं तो वो हमें बता देते हैं कि ये खबर आप दे सकते हैं, ये खबर आप नहीं दे सकते। और जहाँ पे एक मुल्की मफाद का मामला हो, कौमी सलामती का मसला हो, इस तरह के हसास मामलात हों, वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि जब तक वो इदारे खुद ना ये खबर दें या जब ओवरऑल मीडिया को ये खबर ना जारी की जाए तो तब तक इस चीज़ को गलत रंग नहीं देना चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं कि जब ये खबर आई थी तो उस वक्त हमें ये लगा कि शायद FATF के ऊपर मामला जो हैं वो तय हो गए हैं और अपोजिशन वोट डालेगी हुकूमत की कानून साजी में, इसमें FATF की कानून साजी में, और उसके बाद जो है इसीलिए ये खाना रखा गया। लेकिन मामला कुछ और था। मामला ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, गिलगित बल्तिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, भारत उसको बहुत टारगेट कर रहा है। लद्दाख में आपको पता है कि चीन, जिसका ये मिजाज नहीं है इस तरह से जंगें करना और इस तरह से चीज़ें करना, लेकिन वो चीन जैसा मुल्क भी मजबूर हुआ कि उसने भारत के कई दर्जन जो है वो फौजी वहाँ पर मार दिए। वहाँ पर उनकी फ़ौजें मौजूद हैं, उनकी तैयारी के हवाले से, उनकी वहाँ की एक्टिविटीज़ के हवाले से ईसा नकवी साहब मुसलसल वीडियोज़ करके एक एक लम्हे की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे लद्दाख के एरिया में भारत वहाँ पे दहशतगर्दी कर रहा है, वहाँ उनको चाइना से मार पड़ रही है, और साथ ही CPEC का रास्ता रोकने के लिए बड़ी जो कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि CPEC आगे बढ़े, चाइना को फ़ायदा हो, पाकिस्तान को फ़ायदा हो, इसके लिए बड़े मुल्कों का और भारत का गठजोड़ है। और इसलिए भारत अब गिलगित बल्तिस्तान में ये खेल खेलने जा रहा था। जहाँ पे मुल्क की सलामती का मसला हो वहाँ पर हमारी फ़ौज ये चाहती है, हमारे इदारे ये चाहते हैं कि तमाम अपोजिशन जमातों को भी, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए कि जो मुल्की मफाद का मामला है वहाँ पे कम अज़ कम सबको एक होना चाहिए। यही वजह है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात 16 सितंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जो DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के रहनुमाओं को बुलाया। उसमें शहबाज शरीफ भी गए, उसमें बिलावल भी गए, उसमें ख्वाजा आसिफ भी गए, एहसन इकबाल भी गए, शीरी रहमान भी गई, और उसमें शेख रशीद भी गए, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे मौलाना असद भी गए। वहाँ पर उनको बताया गया कि इस तरह से मामलात हैं, हम इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, बाकायदा तौर पर सूबे का दर्जा देने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को, और वो सारा जो है वो डिस्कस किया गया। वहाँ पर उनको बताया गया कि क्या मजबूरियाँ हैं और क्या सूरत हाल है, क्यों ये ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन ये खबर जब आ जाई तो ज़ाहिर है ये बड़ी खबर इसलिए फिर बन गई क्योंकि वो अपोजिशन जमातें जिन्होंने कल रात को फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दिए, फ़ौज पे हमले किए, सारे उनका जो बयानिया था, सारे जो उनके करारदाद थी, सारा जो उनका एक्शन प्लान था, वो सारे का सारा पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ था। तो ये सवालात अब उठते हैं कि जिस फ़ौज को कल आप बैठ कर गालियाँ दे रहे थे, 4 रोज़ पहले उसी फ़ौज के पास आप गए, जाके आप हाजिर हुए, वहाँ आपने हाजिरी दी, वहाँ आपने खाना खाया, वहाँ उनके साथ बात की, और फिर उसके बाद जो रऊफ़ क्लासेस साहब ने एक बात की, मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। रऊफ़ क्लासेस साहब ने जो अपना लेटेस्ट व्लॉग किया है उसमें रऊफ़ क्लासेस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने उस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब को बताया होगा कि आर्मी चीफ
और DGISI बिल्कुल इस मूड में नजर नहीं आते कि वो हमारे करप्शन केसेस के दिफा के लिए वो इंटरफेयर करें, वो इदारों को मैनेज करें और हमें को रियायत दें, हमें को डील दें, हमें को ढील दें। क्योंकि आर्मी चीफ और DGISI ने जो रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक यही है कि उन्होंने दो टोक कहा कि हम किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्शन में फौज नहीं आनी चाहिए तो हम फौज सिक्योरिटी के लिए नहीं भेजेंगे। आप अपने सिस्टम बेहतर कर लें, आप आपस में जो इलेक्शन के दिन लड़ाइयाँ होती हैं वो ना करें, हालात ठीक रखें, हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे, हमें तो कोई शौक नहीं है हर चीज में फौज को भेजने का। तो अगर हमें तो सिविल हुकूमत बुलाती है तो हम जाते हैं। अगर उन्होंने कहा कि आज ये हुकूमत है हम इसके साथ हैं, कल को कोई और हुकूमत आ जाएगी हम उसके साथ होंगे। फौज जो है वो हुकूमत के साथ होती है, हुकूमत जो हुक्म देती है फौज ने वो करना होता है। तो उन्होंने कहा कि ये बाकी हमारा किसी चीज़ में नहीं है, आपने इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है जाएँ आप करें, आपने जो है वो जो इलेक्शन इस्लाहात करनी है आप बिल्कुल करें। और फिर ये भी बताया गया कि वहाँ पर नैब की शिकायत की गई, चेयरमैन नैब की शिकायत की गई, तो उस पर आर्मी चीफ ने कहा कि ये भी आपका इंटरनल मामला है, आपने चेयरमैन नैब जिसको लगाना है उसको लगाएं। आप पहले भी आपने लगाए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया है, चेयरमैन नैब आपने लगाया है। जब सब आपने लगाए हैं तो फिर आप हमें कैसे मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं? तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो पार्टियां जो कल गालियां दे रही थी फौज को, आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे, खुद 4 दिन पहले आर्मी चीफ से मिल के आए हैं, DGISI से मिल के आए हैं। और मसला इनका क्या है, ये जो गालियां दे रहे हैं ये सिर्फ प्रेशर बढ़ा रहे हैं। प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? NRO लेने के लिए, डील लेने के लिए, ढील लेने के लिए। ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये दोनों काम करते हैं कि मिन्नत तरला भी जारी रखो, धमकियां भी जारी रखो। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ये दोनों का एक है आपस में कि एक भाई जो है वो धमकियां देता है और गालियां देता है, दूसरा भाई मिन्नत तरला करता है। जब मिन्नत तरला उनका कामयाब हो जाता है तो फिर बड़ा भाई भी खामोश हो जाता है, उस बड़े भाई की बेटी भी खामोश हो जाती है। आपके सामने नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला की गर्दान लगाई, इदारों को गालियां दी, इदारों पर इल्ज़ामात लगाए, फिर नवाज शरीफ साहब जेल भी गए। जेल से जब वो आते हैं तो फिर दोबारा जब वो जेल में गए और जब वो हेल्थ ग्राउंड के ऊपर उनको बेल मिली और जब उनको लंदन भेज दिया गया, भिजवा दिया गया, शहबाज शरीफ के कोशिशें कामयाब हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नवाज शरीफ साहब कल पहली मरतबा बोले हैं, उससे पहले नवाज शरीफ साहब नवंबर से लेके और 20 सितंबर तक अगले साल की 19 नवंबर को वो बाहर गए थे। 19 नवंबर 2019 से 20 सितंबर 2020 तक मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, एक बयान नहीं आया, नवाज शरीफ साहब का कोई बयान नहीं आया, उनसे मंसूब भी कोई बयान नहीं आया कि टिकट ही जारी कर दिए जाएं। मरीम साहबा भी खामोश नहीं, दरमियान में वो ट्वीट्स करती थी फिर खामोश हो जाती थी, ट्वीट्स करती थी फिर खामोश हो जाती थी। इवन कि उन्होंने अपने हामी एंकर्स के साथ रब्ता जो है वो बहुत कम कर दिया था, नंबर चेंज कर लिया। कई खवातीन एंकर्स बेचारी बड़ी परेशान और बड़ी अफसुर्दा, जिनकी एनर्जी जो है वो मरीम साहबा के मैसेज के ऊपर डिपेंडेंट है कि मरीम साहबा के मैसेज आते हैं तो उनकी एनर्जी जो है उनकी पूरी हो जाती है और वो खुश हो जाती हैं। फिर वो दिखाती हैं मुख्तलिफ जगहों पे मैसेज के, देखो मुझे मरीम मैसेज करती है। वो भी बहुत परेशान थे, उनके दिल बड़े उदास थे। अब देखें ना, वो पहले ऐसे फिर रहे थे जब मरीम खामोश थी, नवाज शरीफ खामोश थे, तो उनकी हालत वैसी थी जैसे एक बार इमरान खान ने बयान दे दिया था जिस पर बड़ा रोला पड़ा था कि जिंदा लाशें, तो वो जिंदा लाशें नजर आ रहे थे। जैसे ही नवाज शरीफ साहब की तकरीर आई, मरीम साहब एक्टिव हुई, ऐसे वो खुश हैं जैसे उनके लिए ईद का दिन हो, इतने खुश संभाले नहीं जा रहे और पूरे मतलब मोटिवेट हैं और बड़े खुश हैं। उनके चेहरे देखें जैसे उनका खून बढ़ गया हो, तो बहुत खुश हैं बहरहाल वो। तो अब देखते हैं कि ये कब तक ये गरज बरस जारी रहती है। मैं अभी फैज़ महमूद साहब के साथ नहीं, उनके साथ फ़हीम अख्तर साहब के साथ वीडियो कर रहा था जिसमें मैंने ये कहा कि हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर एक्सप्रेस न्यूज़ के हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था कि मियां साहब के करीबी एक शख्स ने ये कहा है, शख्सियत ने कहा है कि मियां साहब लड़ाई करने का ऐलान तो ज़रूर करते हैं लेकिन लड़ते नहीं है, क्योंकि इस जमात के DNA में लड़ना नहीं है। इस जमात के DNA में यही है कि मिन्नत तरला करो फ़ौज का और सर झुका के नौकरी करो और उनकी खिदमत करो। इसलिए शहबाज शरीफ जब खुद को खादमे आला कहते हैं तो वो आवाम की उन्होंने खिदमत की है या नहीं की, लेकिन कुछ मुख्तदर हलकों की उन्होंने बहुत खिदमत की और इसलिए वो खादमे आला कहलाते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए, 5वां सूबा बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इस हवाले से हमारे दोस्त अदील बड़ाई जो हैं वो तफसील के साथ वीडियो कर चुके हैं, बता चुके हैं कि कैसे आइनी तरमीम होगी, कौन से आइन की शिक में तरमीम होगी और इस हवाले से क्या होने जा रहा है, इसके कानूनी पहलुओं पर अदील बड़ाई साहब तफसील के साथ वीडियो कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर इस वक्त नज़र हमारे दुश्मन की और ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, वहाँ के लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं, इस हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौम से खिताब करना है, ऐलान करना है, वो ज़रूर बताएंगे। और ये अहवाल है, ये गिलगित बल्तिस्तान एजेंडा था, लेकिन वहाँ जाके अपने करप्शन केसेस की बात करने की कोशिश की गई और NRO और ढील की बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मिला
और साथ ही मैंने आपको बता दिया है कि पहले मैं आपको इशारा कराया हूँ, मैं चीज़ें बताता रहूँ, लेकिन खुल के इसलिए बात नहीं हुई कि उस वक्त तक ये खबर उस तरह से मीडिया पर नहीं आई थी, तो मैं ये मुनासिब नहीं समझता था कि ये चीज़ मैं अपनी सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये इस चीज़ आपके सामने रख दूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।